दीप वाफिला सुबह के 6 बज गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरुआत अहम खबर के साथ। यूपी उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी भारत के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर देखा गया। रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भर दिया और इसका सेंटर नेपाल में था। इसकी तीव्रता नेपाल में 6.3 और दिल्ली लखनऊ में करीब 5.7 थी। पहला भूकंप मंगलवार रात 8:52 पर 4.9 तीव्रता का आया। इसका केंद्र नेपाल में था। दूसरा भूकंप रात 9:40 पर आया। ये 3.5 तीव्रता का था। इसका केंद्र भी नेपाल ही था और नेपाल में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर। देर रात 2 बजे के आसपास अचानक से भूकंप, लोगों में दहशत। नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। 5 घंटे के भीतर देखिए 3 बार झटके लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के। पहला भूकंप रात 8:52 पर नेपाल में इसका केंद्र रहा, 4.9 तीव्रता बताई गई। और दूसरी बार 9:41 के आसपास भूकंप आता है। इसका केंद्र भी नेपाल ही बताया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल में 3 लोगों की जान गई है। यूपी उत्तराखंड में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया रात करीब 2 बजे के आसपास, जिसके बाद से लोगों में दहशत है। लोग घरों से बाहर निकले। गहरी नींद में लोग सो रहे थे। अचानक से भूकंप के झटके, जिसके बाद से लोगों में दहशत और फिर सभी लोग घरों से बाहर निकले। अफरा तफरी का माहौल भी कई इलाकों में बन गया, ये भी कहा जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाके, अधिकतर कुमाऊं के जिले बताए जा रहे हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा असर देखा गया। इसके अलावा बागेश्वर में भी, चंपावत में भी, हरिद्वार में भी, पौड़ी में भी खबर है और साथ ही देहरादून में भी झटके महसूस किए गए। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही 5 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंद्र ग्रहण मंगलवार शाम 6:19 पर खत्म हुआ और उसके चंद घंटों के बाद भूकंप के झटके। पहला झटका रात 8 बजे, 9:15 बजे के आसपास, उसके बाद 9:41 के आसपास और रात करीब 1:57 पर भूकंप का तीसरा झटका महसूस किया गया। पहली बार 4.9, दूसरी बार भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई थी और तीसरा भूकंप रात 1:57 पर जो आया, उसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। और दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता जो है वो घटती गई, ये भी कहा गया। भूकंप नेपाल, चीन, भारत में महसूस हुआ है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीनों बार भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है वो नेपाल ही बताया जा रहा है और वहां पर नुकसान की भी जानकारी है। 3 लोगों के जान जाने की खबर वहां से मिल रही है। ये बड़ी जानकारी। अब तक क्या हुआ है देखिए। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही भूकंप सामने आ गया। भूकंप का कनेक्शन क्या है चंद्र ग्रहण से, ये भी आपको समझा रहे हैं। चंद घंटों के बाद ही अलग अलग हिस्से उत्तर भारत के, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 2 बजे के आसपास ये तीसरा झटका महसूस किया गया है और इसका केंद्र भी नेपाल ही बताया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से, जहां पर भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। बट टचवुड एवरीथिंग वाज सेफ। अर्थक्वेक आया था उस टाइम आई वाज इन ऑफिस और हम लोग अपना डिनर कर रहे थे, छोले पराठे खा रहे थे और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया और उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे। उस टाइम तक आई गेस अर्थक्वेक चला गया था और फिर हमने अपने डिनर के साथ ही कैरी ऑन रखा। फिर उसके 15 मिनट बाद वी रियलाइज्ड इट वाज लाइक क्वाइट हेवी अर्थक्वेक। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए। और कल दुनिया भर में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। सबसे पहले चंद्र ग्रहण प्रशांत महासागर में दिखाई दिया और फिर इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन में चंद्र ग्रहण को देखा गया। तस्वीरें आपके सामने। कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होने पर ब्लड मून दिखाई दिया। भारत में चंद्र ग्रहण शाम को 4:17 पर शुरू हुआ, जो शाम 6:19 पर जाकर के खत्म हुआ। तो शुद्धिकरण के बाद मंदिरों के कपाट फिर खोल दिए गए। तो तत्काल लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ,
उसके बाद से मंदिरों के कपाट खोल दिए गए, शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद से श्रद्धालु जो पहुंचे अलग अलग मंदिरों में उनको दर्शन के लिए इजाजत मिली। लखनऊ में किस तरीके से ग्रहण का असर दिखाई दिया वो भी आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, ये भारत की तस्वीरें। इसके अलावा विदेशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीर दिखाई दी। और देखिए विंध्यवासिनी, गोरक्षपीठ, महाकाल, सिद्धिविनायक, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के बाद देश भर में मंदिरों के कपाट खोले गए। आपको 5 जगहों की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमूमन इन धामों में पहुंचते हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कल चंद्र ग्रहण का मौका, सूतक काल के साथ ही कपाट बंद किए गए और फिर जैसे ही ग्रहण का असर समाप्त हुआ, ग्रहण खत्म हुआ, उसके बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई। शुद्धिकरण खत्म होने के बाद फिर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी गई। ये विंध्यवासिनी धाम में किस तरीके से पूजा अर्चना की गई ग्रहण खत्म होने के बाद। गोरखपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा अर्चना का दौर चालू हुआ। महाकाल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे ग्रहण का दोष खत्म हो, उसके बाद वो दर्शन कर पाए। यहाँ पर भी शुद्धिकरण हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और जम्मू की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ग्रहण का असर खत्म हुआ, मंदिरों के कपाट खोले गए। उसी वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर। 200 साल का सबसे बड़ा दंगल, आसमान में भिड़े शनि और मंगल। 9 ग्रहों की उल्टी चाल, बहुत खतरनाक था संकट काल। ग्रहों की ऐसी चाल पिछले 200 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई जैसी इस बार हुई है, क्योंकि चंद्र ग्रहण ने पूरी दुनिया में ऐसा ग्रहण लगाया कि 122 मिनट तक कोई हिल नहीं पाया। मंदिरों के कपाट बंद थे, पिछले 12 घंटों से सूतक लगे थे। मुश्किल वक्त में लोगों को बस ईश्वर का सहारा था, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो इसके लिए सब अपने अपने तरीके से अपने इष्टों को याद कर रहे थे। ऐसे में जो कहा जाता है कि जो मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होगी, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान और स्नान ये चीज़ें जारी रहती हैं ग्रहण काल में। तो उसी के लिए आप देखिए किस तरीके से यहाँ तक सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए कार्तिक पूर्णिमा का जो महात्म्य है वो इसलिए कई गुना बढ़ जाता है, चूँकि ये कहा जाता है कि आज ही के दिन जो भगवान शिव थे, भगवान शिव ने त्रिपुराक्षस जो थे उसका वध किया था। सबसे पहले चंद्र ग्रहण प्रशांत महासागर में दिखाई दिया, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में देखा गया। कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होने पर ब्लड मून दिखाई दिया। भारत में चंद्र ग्रहण शाम 4:17 पर शुरू हुआ, जो शाम 6:19 पर खत्म हुआ। तो शुद्धिकरण के बाद मंदिरों के कपाट खुलने लगे। चूंकि ग्रहण का मोक्ष काल हो गया और मोक्ष काल होने के बाद जो मंदिरों के कपाट हैं, देखिए मंदिरों के कपाट हैं वो भी खुल गए हैं। और किस तरीके से यहाँ मंदिरों में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। एक और तस्वीर आप देखिए कि वो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जो कपाट है वो सूतक काल लगने के बाद बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही ग्रहण का मोक्ष काल हुआ, मोक्ष काल के बाद देखिए किस तरीके से मंदिर में दर्शन करने के लिए वहाँ भी जो श्रद्धालुओं की कतारें हैं वो लगी हुई हैं। इस चंद्र ग्रहण को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, क्योंकि अब अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को नजर आएगा। मतलब 3 साल बाद फिर से ग्रहों की उल्टी चाल होगी। लेकिन बीते 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब ग्रहों की चाल बदली है, क्योंकि इससे पहले 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यूं तो चांद पर ग्रहण करीब 2 घंटे तक रहा, लेकिन सूतक काल की शुरुआत 9 घंटे पहले से ही हो गई थी, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ समाप्त हुई। शाम 6:19 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, जिसके बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए, भगवान को स्नान करवाया गया, मंदिर परिसर में गंगा जल छिड़क करके शुद्ध किया गया। वहीं भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के बाद दान की परंपरा है। ये 9 घंटे लंबे सूतक काल की समाप्ति के उद्घोष की तस्वीरें हैं। शाम को 6:19 पर चांद से ग्रहण का काला साया हटा, तो इसी के साथ मंदिर के कपाटों पर टकटकी लगाए श्रद्धालुओं की आंखें चमक उठी।
ग्रहण काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट खुले, भगवान का स्नान कराया गया, मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया और इसी के साथ मंदिर घंटे घड़ियालों की आवाज से गूंज उठे। ग्रहण के बाद मां विंध्यवासिनी धाम के कपाट खुले, बाबा गोरखनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। इसके अलावा जम्मू के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद हरिद्वार से वाराणसी तक पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दीपावली पर सूर्य ग्रहण के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, क्योंकि अब अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को नजर आएगा। मतलब 3 साल बाद फिर से ग्रहों की उल्टी चाल होगी। हालांकि साल 2023 में आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो कि कुछ ही जगहों पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश यादव को 5 बड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश है कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। दूसरा संदेश है कि मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूं। इसका साफ संदेश है कि शिवपाल सपा के उन नेताओं को सावधान कर रहे हैं जो उन पर भाजपा के बहकावे में आकर सपा के विरोध का आरोप लगाते रहे हैं। चाचा शिवपाल का भतीजे के नाम तीसरा संदेश है कि समझदारी से काम लो, 2022 के विधानसभा चुनाव की गलती मत दोहराना। चौथा संदेश है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, प्रसपा भी पूरी तरीके से उपचुनाव के लिए तैयार है। और पांचवा संदेश है कि मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति की राह तय करेगा। शिवपाल ने अखिलेश यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उससे पूरी तरह साफ है कि इसका एक एक संदेश भतीजे के नाम था, एक एक पैगाम अखिलेश के लिए था। शिवपाल ने अखिलेश यादव की समझदारी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए और 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को हार की बड़ी वजह करार दे डाला। और जो हुआ है उसका परिणाम अगर अच्छा नहीं आया, 17 का परिणाम अच्छा नहीं, 19 का परिणाम अच्छा नहीं और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था। अगर समझदारी से काम ले लिया होता तो आपके मन की बात हो नेताओं को, बड़े नेताओं को जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना। शिवपाल ने ये बातें गोरखपुर में कही। वो गोरखपुर जो सीएम योगी की कर्मभूमि है, वो गोरखपुर जो यूपी की राजनीति के सबसे बड़े सेंटर में एक है। शिवपाल ने गोरखपुर में खड़े होकर सीएम योगी की ना तो आलोचना की, ना कोई तंज किया और ना ही उन पर इशारों में निशाना साधा। अगर किसी पर इशारों में ही सही चुभते हुए तीर छोड़े तो वो भतीजे अखिलेश थे। यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच है, अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला मौका है जब चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे पर इशारों में तीखा हमला बोला हो। चाचा के रूप में मुलायम सिंह यादव के पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान अखिलेश के साथ छाया की तरह मौजूद रहने वाले शिवपाल ने अपने ताज़ा बयान से ये भी संदेश दे दिया है कि परिवार में बड़े होने के नाते वो अखिलेश के साथ अपने संबंधों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ करते रहेंगे, लेकिन सियासत में वे अपने वजूद के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं करेंगे। सपोर्ट करती है मैनपुरी में आपको, वहाँ पे आप लड़ेंगे फिर मैनपुरी से। देखिए ये चाणक्य की बातें बच
शिवपाल जी, एक नाम और सामने आ रहा है कि आपकी एक बहू अपर्णा यादव है, उनको भाजपा मैदान में उतार सकती है मैनपुरी से, तो क्या बहू का समर्थन करेंगे आप? अब ये सब भाजपा वालों को फोटो, हमारी पार्टी अलग है। नहीं, मैं अपर्णा यादव की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू। देखिए, हमारी पार्टी अलग है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो बहू का विरोध करेंगे? हमारा सेंटर। शिवपाल से पूछा गया कि क्या आप मैनपुरी उपचुनाव में सपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे या खुद मैदान में उतरेंगे, तो इस सवाल का शिवपाल ने सीधा जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप के नाम पे समर्थन देंगे आप उनको? पहले आप तो जाने दो, लेकिन आप तो आने दो। ये चुप्पी बहुत कुछ इशारा करने वाली है। शिवपाल का ये वो सस्पेंस कार्ड है जो सबको चौंका रहा है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं, महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है। बावजूद इसके अगर शिवपाल बार बार सपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा के इंतजार की बात कह रहे हैं, तो ये बताने को काफी है कि अखिलेश के अगले कदम पर उनकी भी भावी राजनीतिक दिशा निर्भर करेगी। मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते वक्त हमेशा ये दोहराया था कि वे अपने बड़े भाई के रहते 2024 में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, अब मुलायम नहीं है। ऐसे में उनकी मैनपुरी सीट की सियासी विरासत पर परिवार के बीच दावेदारी की नई बिसात बिछ चुकी है और इसमें सियासत का अगला दांव अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान पर निर्भर करेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव के बयान ने समाजवादी परिवार में हलचल तेज कर दी है, लेकिन सपा का कोई भी बड़ा नेता शिवपाल के ताजा बयान पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उधर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली कोशिश उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाने की है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के खेमे में तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अंतिम घोषणा तक सस्पेंस कायम रहने वाला है और अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव के साथ अगली रणनीति पर महामंथन में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ छोटे चाचा शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव की समझदारी पर शक जता रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव पर चर्चा के लिए चाचा रामगोपाल यादव की सैफई की कोठी पर साथ साथ पहुंचे थे। इसके बाद इटावा में रामगोपाल यादव के साथ एक शादी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अखिलेश और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ धर्मेंद्र यादव भी हर जगह साथ नजर आए। तमाम नेताओं ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सैफई में कुछ घंटे के दौरे के बाद अखिलेश वापस लखनऊ रवाना हुए। उधर समाजवादी पार्टी का दावा है कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए उसकी तैयारियां बेहद मजबूती से चल रही हैं और अपने गढ़ में वो फिर से साइकिल को फुल स्पीड में दौड़ा कर रहेगी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से चुनाव वहां पर जीतेगी। समाजवादी पार्टी के मिशन मैनपुरी पर भाजपा समेत हर विपक्षी दल की नजरें टिकी हैं। उस बसपा की इस उपचुनाव में कुछ खास दिलचस्पी है, जिसने इस बार सपा पर सवालों की बौछार के साथ चुनौती दे रखी है कि इस बार वो उपचुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में सपा उस पर भाजपा की मदद का आरोप लगाने का बहाना नहीं तलाश सकी। अभी से बसपा दावा कर रही है कि सपा से आम मतदाताओं का मोह भंग हो चुका है। समाजवादी पार्टी एक भ्रम की पार्टी है, वो केवल भ्रम के अंदर जिंदा थे और वो भ्रम जैसे जैसे टूट रहा है, अभी मेरा टूटा है, मेरे बाद बहुत लोगों का टूटेगा, सब लोग टूट करके
ज़मीनी हकीकत की तरफ जाएंगे और ज़मीनी हकीकत यही है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैनपुरी ही वो रणभूमि थी जहां 19 अप्रैल 2019 को सपा और बसपा ने साझा रैली कर गठबंधन का नया महाप्रयोग किया था। यहीं करीब 2.5 दशक बाद मुलायम और मायावती पहली बार एक अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, आजम खान की विधायकी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने सोमवार सुबह याचिका दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले के दिन सीट खाली घोषित कर दी गई। 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। हाईकोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी है और इसीलिए इस पूरे ही मामले की सुनवाई में समय लग सकता है। ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। आजम खान की विधायकी रद्द होने का ये पूरा मामला है और इस मामले पर आज अहम दिन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर लगातार नजर होगी। बड़ी खबर, मैनपुरी, रामपुर और खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी इन चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। आज रणनीति बनाई जाएगी। ये खबर बीजेपी दफ्तर में इन सीटों पर चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारी कौन होंगे, इस पर भी मंथन होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि रामपुर के लिए 3 नामों पर मंथन चल रहा है। आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर तनवीर रामपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खतौली से भाजपा किसी सैनी को ही उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार सकती है। वैसे विक्रम सैनी की पत्नी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है और मैनपुरी लोकसभा सीट पर किसी शाक्य को टिकट मिल सकता है। भाजपा मैनपुरी से क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, ऐसी जानकारी है। देखिए, आकाश सक्सेना को मिल सकता है टिकट, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा और भी नाम है। भारत भूषण गुप्ता के नाम को लेकर भी मंथन चल रहा है, ये कहा जा रहा है। और तीनों ही सीट बेहद अहम हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मंथन लगातार चल रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है। तीनों ही सीटों के उपचुनाव पर भाजपा लगातार कर रही है मंथन। रामपुर के लिए 3 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनको लेकर मंथन हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं आकाश सक्सेना, इनको भी टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। अगर इनको नहीं तो फिर भारत भूषण गुप्ता के नाम पर भी मुहर लग सकती है, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और इसके अलावा खतौली की सीट भी अहम हो जाती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसी सैनी को ही टिकट दिया जा सकता है, सैनी को ही मैदान में उतारा जा सकता है। विक्रम सैनी की पत्नी को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है उनको मैदान में उतारा जाए। तो रामपुर, मैनपुरी और खतौली 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन तीनों ही सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज को लेकर यह जानकारी है कि आज एक अहम बैठक होने वाली है। इन तीनों ही सीटों में जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसी को लेकर फाइनल रणनीति बनाई जाएगी, नामों पर मुहर लगाई जाएगी। बड़ी खबर, रामपुर, मैनपुरी और खतौली की सीटें हैं जिन पर मंथन होना है। आज की अहम बैठक से क्या निकल करके बाहर आता है, इस पर लगातार नजर होगी। किसके नाम पर लगेगी मुहर, सभी को इंतजार है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज अहम बैठक करने वाली है। मैनपुरी की सीट से किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी जानकारी है। रामपुर के लिए तो 3 नाम सामने आ रहे हैं। रामपुर में कहा जा रहा है कि आकाश सक्सेना हो, भारत भूषण गुप्ता हो या फिर तनवीर को भी मैदान में उतारा जा सकता है। किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस पर लगातार नजर है। मैनपुरी की सीट अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है, इसलिए ये उपचुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और खतौली की सीट विक्रम सैनी की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई है। यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और फिर 8 को आएंगे नतीजे। उससे पहले नाम का ऐलान करना है, इसीलिए ये जोर आजमाइश चल रही है पार्टियों की तरफ से और सबसे आगे है बीजेपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।